हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम जतिन है और आज हम बात करने वाले हैं हमारे सक्सेस सीरीज की क्लास सेकंड के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसा कि बच्चे जानते हैं, सक्सेस सीरीज हमारी बोर्ड एग्जाम के 2026 के 100 मार्क्स लाने के लिए है। ठीक है, तो आज हमारी क्लास सेकंड है और हम बात करेंगे केस बेस्ड स्टडी के बारे में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ केस बेस्ड स्टडी क्या होता है। बच्चे, केस बेस्ड स्टडी आपका बेसिकली उसमें एक स्टेटमेंट आती है, एक पैराग्राफ आता है और आपको उसको पढ़ के नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चन उसका आंसर देना होता है। वो क्वेश्चंस एमसीक्यूज बेस्ड भी हो सकते हैं और वो क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट बेस्ड, यानी आपको उसका आंसर भी लिखना पड़ सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। तो आपको क्या पढ़ना है, केस बेस्ड स्टडी की जो पैराग्राफ दिया गया है उसे ढंग से समझना है और अपनी नॉलेज के, साइंस की नॉलेज के अकॉर्डिंग उसकी सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हमेशा ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए कि ऑप्शन क्या कह रहा है। जैसे आप सबसे पहले पढ़िए फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द करेक्ट ऑब्जर्वेशन वाज मेड बाय स्टूडेंट, यानी यहाँ पे अब हमें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन की बात की जा रही है जिसे हमने एक्स मान लिया। तो जो मैग्नीशियम रिबन है बच्चे, ये 4 स्टूडेंट्स को दी गई है। ठीक है, और वो 4 स्टूडेंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करने में उनको कुछ नोटिस हो रहे, कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या रिजल्ट है। ये 4 हमारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये 4 हमारे स्टूडेंट हैं, तो इनको ये देखने को मिल रहा है। अब देखिए क्या कर रहे हैं ये 4 स्टूडेंट। सबसे पहले इन्होंने क्लीन की, ठीक है, सैंड पेपर से 2 सेंटीमीटर का रिबन लिया इन्हें मैग्नीशियम का और उसको क्लीन किया एंड उसके ऊपर कोटेड थी क्या, वाई। आपकी वाई उसके ऊपर कोटेड थी। अभी देखते हैं वाई क्या है हमारा। एंड टेकन द वॉच ग्लास, उसको एक ग्लास में लिया एंड 4 स्टूडेंट, उन 4 स्टूडेंट ने उसे देखा। ठीक है, मतलब ग्लास को देखा उनके बाद कि वो किस तरीके से जल रही है। बर्निंग ऑफ एक्स एंड वाई, जब ये बर्न होता है तो बर्निंग के टाइम हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है, क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसी के बारे में हमें रिकॉर्ड करके इस टेबल में बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले जो पी स्टूडेंट था, ठीक है, उसने ये दोनों देखा कि एक्स इस तरीके से जल रहा है, वाई इस तरीके से। जैसे कि आपको पता है कि एक्स क्या है हमारा, एक्स है हमारा मैग्नीशियम। एक्स क्या बच्चे हमारा, मैग्नीशियम। और वाई क्या है हमारी, जो मैग्नीशियम के ऊपर कार्बोनाइट ऑक्साइड की लेयर्स होती है उसको क्या बोल दिया इसमें, वाई। आपको पता है कि मैग्नीशियम के ऊपर आपकी रस्ट होती है जो कि एक ऑक्साइड की लेयर होती है। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं, जब हम इसको जलाएंगे तो फ्लेमिंग डार्जलिंग व्हाइट निकलेगा। बिल्कुल सही सर, क्योंकि जो वाई एक्स होता है ना, जो हमारी मैग्नीशियम होता है, जब हम उसे बर्न करते हैं ओपन एयर में तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर वो कैसे जलता है, डार्जलिंग व्हाइट। अब ये क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा फुलझड़ी किस तरीके से जलती है ना। फुलझड़ी को जब हम जलाते हैं तो किस तरीके से चिंगारी निकलती है, सेम ऐसे ही जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उसी तरीके से एक व्हाइट डार्जलिंग रोशनी उसमें से निकलती है और वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, चलिए उसके बाद वाई की बात करते हैं। क्या वाई येलोइश कलर में कुछ रिलीज होता है? नहीं सर, वाई येलोइश कलर में रिलीज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वाई आपकी ऑक्साइड लेयर है और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जलती है, कार्बोनेट लेयर या ऑक्साइड की लेयर जलती है तो वो आपको शूटी, यानी किस कलर का, शूटी, यानी आपको इस तरीके की एक धुआं छोड़ता हुआ काला सा धुआं जो होता है ना, उसे शूटी कहते हैं। जो काला सा धुआं वो उड़ता है ना, जब जैसे गाड़ी चलते काला सा धुआं निकलता है, कोई चीज हम लकड़ी वगैरह जला रहे होते हैं तो वो काला सा जो धुआं निकलता है, वो काला सा धुआं क्या कहलाता है आपका, शूटी कहलाता है। क्या कहता है, शूटी। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्या है, डेजलिंग व्हाइट, बहुत बढ़िया सर, सही था। वाई क्या है सर हमारा, शूटिंग, ठीक है। उसका कलर कैसा था, काला धुआं जैसा, यानी मैग्नीशियम तो जल रही है एकदम शाइनिंग की, डेजलिंग की, फुलझड़ी की तरह। और आपका जो वाई है, जो ऑक्साइड की उसके ऊपर लेयर है, वो किस तरीके से जल रही है आपकी, वो जल रही है आपकी शूटी, यानी किस तरीके से, डार्क कलर में, जैसे कि अंधे धुआं सा उठता है, जो वो धुआं होता है, ठीक है, उस कलर में वो जल रही है। तो बिल्कुल सही बात है। क्या ये दोनों पढ़ेंगे? नहीं सर, ये दोनों हमारा गलत ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, यानी ऑब्जर्वेशन किसकी सही है हमारे, क्यू की ऑब्जर्वेशन हमारे करेक्ट है। तो आंसर क्या हो गया बच्चे, क्यू हो गया। बात समझ में आ रही है आप सभी को? ठीक है, अगर आपको चैप्टर में कुछ चीजें डाउट लग रही हैं तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं यूट्यूब पे, चैप्टर नंबर 1 की वीडियो चल रही है। बाकी आप अपने टीचर से भी पढ़ सकते हैं। हमने जो ये क्लास मेनली स्टार्ट की है वो क्वेश्चंस के लिए की है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन फोकस्ड रखते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पढ़िए सभी। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इज प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करती है जब मैग्नीशियम रिबन जलती है? देखिए मैग्नीशियम रिबन में मेन कंपोनेंट होता है मैग्नीशियम, और क्योंकि वो ओपन एयर के कांटेक्ट में जलती है तो वो जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड
प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। सभी बच्चों को जहां तक है ये पता होगा काफी अच्छे से। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। अगर कोई डाउट है आपका, अगर कोई क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो उस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। द मैग्नीशियम रिबन मस्ट बी क्लीन बिफोर द बर्निंग। उसको हमेशा साफ किया जाता है, जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है? क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्साइड्स की लेयर जम जाती है, जो कि उसके ऊपर एक रस्ट का काम करती है। किसका काम करती है बच्चे? रस्ट का काम करती है। तो आंसर क्या है? रस्ट, ठीक है। क्या रिमूव करने के लिए? क्या मैग्नीशियम, बच्चे गलती करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड जलाते हैं? नहीं, वो तो बाद में उसे बर्न करने के बाद हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। उससे पहले उसके ऊपर कुछ भी मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं होता। तो जहां तक बच्चों की गलती होती है वो इसको टिक लगते हैं, इसको टिक नहीं लगाना, ये दोनों तो होंगे ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाता है हमारा? डी। यानी उसके ऊपर क्या हटाते हैं हम? उस रस्ट को हटाते हैं, उस ऑक्साइड की लेयर को हटाते हैं, जिस ऑक्साइड की लेयर को हम मैग्नीशियम के ऊपर क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? रस्ट बोलते हैं। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व दिस एक्सपेरिमेंट। देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस रिएक्शन में कौन सी आपकी रिएक्शन हो रही है, यानी ये जो रिएक्शन है कौन सी रिएक्शन है, क्या हो रहा है इसमें? तो ये डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, कॉम्बिनेशन है। कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। पर कई बार बच्चे इसमें गलत टिक लगा देंगे कि सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबशन भी तो होता है। देखिए मैं बताऊं, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आया तो हुआ था बोर्ड में, बट ये एक रॉन्ग क्वेश्चन था, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन आपकी क्या कहलाती हैं? आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब रिएक्शन होती है तो ये दोनों ही रिएक्शन उसके अंदर होती है, कॉम्बिनेशन भी और कंबशन भी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब दो पार्टिकल्स आपस में मिलके एक नया पार्टिकल, एक नई सब्सटेंस को बनाते हैं। दो सब्सटेंस आपस में मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कंबशन वो होता है जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी पार्टिकल, कोई मेटल, नॉन मेटल क्या करे? जले, बेसिकली मतलब क्या हो? जले, ठीक है, फायर हो, बर्न हो। उस कंडीशन में उसे कंबशन रिएक्शन कहते हैं। इसलिए ये दोनों में ही परफेक्ट बैठते हैं। तो आंसर इसके दोनों ही होंगे, आप टेंशन ना लो, ठीक है। इसके दोनों ही आंसर है। देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो द येलोइश फ्लेम ऑफ इंडिकेट। येलो फ्लेम क्या इंडिकेट करेगी? देखिए जब भी आपको मैग्नीशियम रिबन जलाएंगे और अगर उसमें येलो पीले कलर की क्या दिख रही है? फ्लेम दिख रही है, तो वो क्या बता रही है कि कंबशन अच्छे से नहीं हो पा रही, यानी आपकी जो कंबशन है वो इनकम्प्लीट है, पूरी तरीके से वो नहीं हो रही, ठीक है। उसको अच्छे से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही, इसलिए वो किस तरीके से जलने लगती है? येलोइश कलर से। या आप अपने गैस के साथ भी देख सकते हो, जब गैस को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हमारी जो ब्लू गैस जलती है वो हल्की सी नीचे से येलोइश भी हो जाती है और ऊपर आते आते भी येलोइश हो जाती है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है? कंबशन कंप्लीट ना होने से क्या होगा? आपका फ्लेम, आपकी जो फ्लेम है वो कैसी हो जाएगी? येलोइश कलर की हो जाएगी। बच्चे ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड, यानी हमारे नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन की ओर। चलिए इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप यहां से लेके यहां तक पूरा पैराग्राफ पढ़िए बच्चे, 2 मिनट पॉज करके इसको अच्छे से पढ़िए। पढ़ लिया आपने? बहुत बढ़िया। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। सबसे पहले देखिए, अगर केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है, हमें, मैंने क्या बताया, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आपको पहले ऑप्शंस पढ़ने हैं, फिर आपको पैराग्राफ को पढ़ना है। पहले आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस को पढ़ना है, उनके ऑप्शंस को पढ़ना है, देन आपको क्या पढ़ना है? अपना पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है। इससे टाइम बच सकता है। अब देखिए क्या हमें बाई चांस हमने इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ा तो हमारा टाइम वेस्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन देखिए कैसे दे रखे हैं इसमें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फोर आइटम्स बिकम द ऑक्साइड एंड प्लेज अ फ्यू आवर, यानी कौन सी ऐसी हमारा फूड है जो कुछ ही घंटों में क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या डार्क वेजिटेबल? सर डार्क वेजिटेबल तो ऑक्साइड ही नहीं होती, रेंसिड ही नहीं होती, और होती भी है तो बहुत लंबे टाइम तक, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4-5 दिन, ठीक है, कुछ घंटों में तो नहीं होने वाली सर। यानी डार्क वेजिटेबल जनरली रेंसिड नहीं होती हैं, ठीक है। ऑयल्स होते हैं सर रेंसिड? नहीं सर, ऑयल्स भी रेंसिड नहीं होते। क्या बिस्किट रेंसिड होता है? बिल्कुल सर। आप बाहर निकाल के रख दोगे बिस्कुट को, अगर बिस्किट को आप बाहर निकाल के रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा? कुछ ही घंटों में रेंसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? रेंसिड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्या पटेटो होता है? नहीं सर, क्योंकि उसमें भी एंटी रेंसिडेंट, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, इसे रेंसिडिटी से बचा लेती है वो। बात समझ में आई आपको? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा जा रहा है कि आपको प्रोटेक्ट करना है, खुद को बचाना है,
किससे, रेंसिड फैट से, इफेक्ट से। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी ऑयल्स की और फैट की चीजें उन्हें अच्छे से स्टोर करें। जितनी भी हमारे घर में ऑयल और फैट की कंपोजिशन से मिलने वाली चीजें हैं हम उन्हें अच्छे से स्टोर करेंगे टाइट कंटेनर में बढ़िया से, ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, सही है हमारा भाई, पहला तो ऑप्शन हम सही कर रहे हैं। दूसरा, अवॉइड द फूड विच कंटेन फैट और स्टेन स्मेल, यानी बहुत गंदी सी स्मेल आती है, ठीक है। यानी हमें ऐसा फूड नहीं खाना चाहिए, ऐसा कोई भी फैट का फूड नहीं खाना चाहिए जिसमें अच्छी स्मेल ना आए, जिसमें गंदी सी स्मेल आए, ऐसा फूड नहीं खाना चाहिए। अगर हम कोई खाते हैं, जैसे आपने भी देखा होगा घर में अगर कोई खाना खराब हो जाता है तो उससे पहले स्मेल किया जाता है, अगर उसकी गंदी स्मेल आ रही है तो उसको नहीं खाया जाता, अगर उसकी अच्छी स्मेल आती है तो उसको खा लिया जाता है। आपको पता है ना, बहुत बढ़िया। चलिए सेकंड में मतलब ये भी चीज है, हम अवॉइड करेंगे तो मतलब बचेंगे उस चीज को, हमारे लिए अच्छी बात है। कंज्यूम एंटीऑक्सीडेंट कंटेनिंग फूड, यानी ज्यादातर हमें कौन से फूड खाने चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट, जो कि जनरली ऑक्सीडाइज नहीं होते, जैसे कि डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, सब्जियां इतनी जल्दी खराब नहीं होती, ऐसी चीजें हमें कंज्यूम करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो जनरली हमने देखा कि हमारे तीनों पॉइंट ही सही हैं, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। सभी हमारे लिए क्या है, हमें बचाने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को रेंसिड के इन इफेक्ट्स को कम करने के लिए ये चीज देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आए आपको, कोई भी दिक्कत परेशानी हो नीचे आराम से कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई मजाक मस्ती कोई फालतू की चीज नहीं है, बस मेन पॉइंट टू पॉइंट चीजों को पढ़ना है और कम से कम समय में ज्यादा चीजें अचीव करनी है, ठीक है। 100 नंबर लाने का वादा किया है भाई, 100 नंबर आके रहेंगे। चलिए बात करते हैं इस थर्ड क्वेश्चन की, बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, द फ्रेश फूड बिकम स्टेबल, अगर कोई अच्छा फूड स्टेबल हो जाए, खराब हो जाए, मतलब बदबू सी आने लगे उसमें से, ठीक है, स्मेल आने लगे और टेस्टलेस हो जाए, उसमें स्वाद भी ना हो, ओपन एयर में रखने, तो उसमें क्या कंडीशन देखी जाती है, क्या रिडक्शन हो जाता है फैट एंड ऑयल का, नहीं सर रिडक्शन नहीं होता, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑयल्स और फैट का क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन होता है, उसी को तो हम कहते हैं रेंसिडिटी, यानी चीजों का खराब होना, ऑयल्स और फैट का खराब होना। क्या फूड में कोरोजन लगती है भाई, फूड में जंग लग रही है क्या, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होता, यानी आंसर क्या हो गया हमारा बी, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फैट ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं होता, सब बात सभी को बताया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, से बचाने का तरीका बता दो सर। भाई रेंसिडिटी यानी खराब होने से अगर हमें किसी चीज को बचाना है तो क्या हम स्पीसीज का भी उसमें मसालों का इस्तेमाल करेंगे, नहीं सर मसालों का थोड़ी ना इस्तेमाल करेंगे। क्या विनेगर का इस्तेमाल करेंगे, नहीं, जनरली विनेगर का भी हर चीज में तो यूज नहीं कर सकते हम करेंगे एंटीऑक्सीडेंट का यूज, किसका करेंगे हम, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करेंगे हम। बहुत बढ़िया बच्चों, क्यों, एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो जनरली चीजों को ऑक्सीडाइज होने से रोकते हैं, यानी आपकी चीजें जब ऑक्सीडाइज नहीं होगी तो वो रेंसिड नहीं होंगी और वो काफी लंबे समय तक हम यूज कर सकते हैं। जितने भी पैकेट फूड आते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट जनरली मिला हुआ होता है ताकि चीजें जल्दी खराब ना हो, ठीक है। ऑल ऑफ दिस नहीं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। बहुत बढ़िया, सबने सही दिया है, बहुत बढ़िया, शाबाश, सबका आंसर सही है, सबका सही है। कि पोटैटो चिप्स में जो पैक्ड होते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, फूला फूला पोटैटो चिप्स बड़ा मोटा सा, उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए देखिए इसे 2 मिनट पॉज कीजिए, पढ़ लिया आपने इसे, बहुत बढ़िया। चलो बात करते हैं आपकी क्वेश्चंस की। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके 2 टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब 1 है, एक टेस्ट ट्यूब 2 है। इस टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन है वो है आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन है, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन। और उसके अंदर डाली गई है कॉपर वायर, क्या डाली गई है उसके अंदर, कॉपर वायर। एक टेस्ट ट्यूब 2 है जिसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का। उसके अंदर क्या डाला गया है, आयरन नेल डाली गई, यानी कील डाली गई है, क्या डाली गई है, कील यानी आयरन नेल। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बेस्ड ऑन अवर पैसेज के हिसाब से टेस्ट ट्यूब विल अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें से कौन सी टेस्ट ट्यूब में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो देखिए आपको पता है कि अगर इसकी बात करूं तो कॉपर कभी भी आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है क्या, कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम बात करें आयरन किसको डिस्प्लेस कर सकता है बच्चे, आयरन कॉपर को सर डिस्प्लेस कर सकता है और बना सकता है FeSO4 प्लस क्या बनाएगा, Cu, यानी इसको तो ये हटा सकता है लेकिन इसको ये नहीं हटा सकता, यानी डिस्प्लेसमेंट किस में होगी, हमारे टेस्ट ट्यूब 2 में होगी, यानी T2 में डिस्प्लेसमेंट होगी, T1 में नहीं होगी, दोनों का मतलब ही नहीं बनता, ऐसा हो नहीं रहा कि दोनों में ना हो। बहुत बढ़िया, सबने सही आंसर दिया इसका।
बात समझ में आ गई सबको, मजा आ गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो कहलाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? आइडेंटिफाई द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है किसके अंदर? T2 के अंदर। अभी मैंने आपको बताया क्या ये हो रही है? नहीं। क्या ये हो रही है? नहीं। क्या ये हो रही है? हाँ जी सर। कि हमारी कौन सी होती है ये T2 के अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है बच्चे? ये वाली देखिए T2 के अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है? Fe से जब कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। Fe किसको डिस्प्लेस करेगा बच्चे? कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है आपका एक्वस सॉल्यूशन। चलिए बहुत बढ़िया, सब में आए सभी बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हुए 1 सेकंड का टाइम, और पढ़िए इसे अच्छे से और इसको बताइए क्या हो सकता है आपके हिसाब से। देखिए स्टेट, भाई नीचे कमेंट में आंसर जरूर करना है, बिल्कुल मिस नहीं करना। सभी बच्चों को नीचे कमेंट में जाके आंसर करना है, ठीक है, या अपनी कॉपी में लिखना है, उससे मत भागना। बहुत बढ़िया। स्टेट बात करते हैं कि क्या चेंजेस हमें देखने को मिले T2 में, मतलब सॉरी हाँ T2 में हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखिए जब भी डिस्प्लेसमेंट होगी आपको पता है कि जो कॉपर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे इस सॉल्यूशन में से इस कील में चले जाएंगे। कॉपर के मॉलिक्यूल तो कील में आ जाते हैं, इसलिए कील कैसे हो जाएगी? ब्राउनिश कलर की हो जाएगी, ठीक है। और जो आयरन होगा वो किस में आ जाएगा? इस सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन का जो कलर होता है ना बच्चे, वो ब्लू कलर का होता था। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू। बट आफ्टर रिएक्शन इसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है इस सॉल्यूशन का कलर? ग्रीन कलर का। तो यहाँ पे पढ़ते हैं क्या प्रेसिपिटेट बनता है? सर नहीं। क्या ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज हो जाता है लाइट ग्रीन कलर में? बिल्कुल सही सर, शाबाश। क्या ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर, यानी कॉपर कैसे हो जाता है? ब्राउन कोटेड हो जाता है सर आयरन नेल के साथ। बिल्कुल सही बात। भाई आयरन नेल के पास ये जो आयरन की नेल है, ये जो कील है, इसके पास क्या आ जाएगा? ब्राउन कलर का कॉपर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्राउन कलर का कॉपर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए इसके पास क्या आ जाएगा? ये ब्राउन कलर का, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से पूरी कील के ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर का क्या आ जाएगा? कॉपर आ जाएगा। पूरा सरफेस पे ही होगी ये चीज। तो जो सरफेस वाला पार्ट है उस पर कॉपर आ जाएगा, जो इसका सरफेस का आयरन था वो इस सॉल्यूशन में आ जाएगा। इसलिए सॉल्यूशन का कलर चेंज होकर क्या आ जाएगा? ग्रीन, और इसका कलर चेंज होके ये आ जाएगा हमारा। बात समझ आ रही है? नहीं भाई हमारा सी भी सही है सर, तो बी भी सही है, सी भी सही है, यानी आंसर क्या हो गया? डी। आंसर क्या हो गया? हम क्या देंगे आंसर में? सी और बी दोनों सही है, तो आंसर हुआ हमारा डी ऑप्शन। आंसर क्या हुआ हमारा? डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया बच्चों, सही बताया सभी ने नीचे कमेंट में, शाबाश, तालियां आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट हैपन जब जिंक वायर हम यूज करेंगे किसकी जगह? कॉपर वायर की तरह। अगर हम इस कॉपर वायर को हटा के इसके अंदर जिंक, मान लो इस कॉपर को हटा के इसके अंदर क्या डाल दें? जिंक वायर डाल दें। क्या डाल दें इसके अंदर? जिंक वायर डाल दें। जिंक वायर, तो क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा भाई, रिएक्शन चेंज हो जाएगी। क्या होगा? यहाँ पे क्या था? जिंक डालेंगे, यहाँ पे था आयरन SO4। अब रिएक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब जिंक तो कॉपर आयरन को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। तो जिंक आयरन को भगा देगा, तो बनाएगा जिंक सल्फेट। क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट। प्लस क्या रिलीज हो गया इसमें? क्या हट गया? आयरन। देखो जब धोखा देता है कोई तो धोखा मिलता है, हर किसी से कोई ना कोई ताकतवर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर बेचारा हल्का सा था, तो आयरन को नहीं भगा पा रहा था, आयरन ने लेकिन कॉपर को भगा दिया। अब आयरन से जो ताकतवर आया उसने आयरन को भी भगा दिया। अब इससे कोई ताकतवर आएगा तो वो इसको भगा दिया, यानी हर किसी का एक तोड़ होता है। तो पढ़ते हैं, इट विल प्रोड्यूस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। क्या मिलेगा हमें? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन मिलेगा और कॉपर मेटल मिलेगा। क्या ये बात कर रहे हैं हम? कॉपर मेटल तो नहीं मिलेगा सर, हमको तो मिल रहा है आयरन और जिंक सल्फेट, यानी हमको जिंक सल्फेट मिल रहा है सर और आयरन मेटल मिल रहा है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा सर। बी ऑप्शन ही क्या होगा? सही ऑप्शन होगा, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद बात करते हैं किसके बारे में? इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देखिए पढ़िए ध्यान से, व्हाट हैपन, क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ सिल्वर नाइट्रेट, अब क्या हो गया आपके पास? सिल्वर नाइट्रेट आ गया सर, इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट की जगह हम क्या यूज कर लें? अगर सिल्वर यानी आयरन सल्फेट, यहाँ पे क्या है ये? आयरन सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट को हटा दो, अब इसकी जगह हम क्या यूज कर लें? सिल्वर नाइट्रेट। क्या यूज कर लें इसकी जगह हम? सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम यूज करते हैं सर किसकी जगह? आयरन सल्फेट की जगह, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब क्या है देखो, कॉपर सिल्वर से ज्यादा क्या है? रिएक्टिव है,
तो कॉपर सिल्वर को ही हटा देगा, तो कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। क्या बना लेगा? कॉपर नाइट्रेट। तो क्या कॉपर नाइट्रेट बनाएगा और क्या रिलीज होगा? आयरन मेटल? नहीं सर, ये थोड़ी ना होगा। इसमें क्या होगा? कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, सही बात। और क्या सिल्वर मेटल अलग हो जाएगा? बिल्कुल सही बात। यानी आंसर हो जाएगा इसमें सी। क्या आंसर हो जाएगा इसमें? सी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम किसकी रिएक्शन की बात कर रहे हैं? T2 की। तो यहाँ आयरन सल्फेट की जगह अगर हम आयरन सल्फेट हटा दो, यहाँ पे अगर हमने सिल्वर नाइट्रेट ले लिया तो सिल्वर नाइट्रेट क्या करेगा? कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। क्या बना लेगा? कॉपर नाइट्रेट। तो इस सॉल्यूशन में बचेगा क्या? सिल्वर मेटल अलग आ जाएगा इस सॉल्यूशन में, है ना? समझ में आ गई ना? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम। ठीक है, पढ़िए ध्यान से क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। अच्छा, इसमें एक स्ट्रक्चर बना रखा है, जैसे हमारा ताजमहल बना है ना, ऐसे बहुत सारे मतलब मोन्यूमेंट्स बने हैं, बहुत सारी इमारतें बनी है, उसमें से एक ये तुम्हारे सामने दिख रही होगी तुम्हें। तो इसमें जनरली पिलर्स हैं। ये क्या है? पिलर्स हैं। तो ये मार्बल से बने हैं। किससे बने? एशियंट में मार्बल से बने हैं। ये सारी चीजें एशियंट रूम की है, मार्बल से बनी है। हमें मतलब नहीं है, हमें व्हाइट ऑफ व्हाइट मार्बल को ध्यान में देखना है। हमारा मतलब किससे है? मार्बल से बनी हुई चीज है। अच्छा सर, तो फिर बात करते हैं मार्बल substance the substance not like to contain carbon कैल्शियम कार्बोनेट। इनमें से कौन सा वो सब्सटेंस है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है? ऐसा बताना है इसके अंदर कौन सा सल्फेट है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। तो देखिए डोलोमाइट, अभी रोक देते हैं इसको भाई। मार्बल स्टैचू, मार्बल को तो बोलते ही कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी इसके तो अंदर है, ये तो खुद ही कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। स्लाइड जिप्सम, सर स्लाइड जिप्सम अभी बात करते हैं इसकी भी। सी शेल, सी शेल जो होता है वो भी आपका यही कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये तो आपको पहले से ही पता है, आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों किसके मिलके बने हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसने पूछा है कि सर नो, जो ना हो, जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट ना हो। तो देखिए डोलमाइट का जो होता है ना, वो पोर्शन होता है CaMg। ठीक है, देखिए क्या होता है इसका? CaMg, CaMg और CO3 2। तो सर इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट कहीं ना कहीं इसमें दिखाई दे रहा है। सही बात है। तो भाई ये भी आंसर नहीं होगा, यानी डोलोमाइट में भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट कंसिस्ट होता है। अब क्लाइंट जिप्सम क्या होता है मैं बोलूँ, आप सभी को पता है, सेकंड चैप्टर अगर पढ़ा है तो। जिप्सम जो है कैल्साइन जिप्सम जो है वो बेसिकली होता है आपका कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। जो आपका नॉर्मल जिप्सम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कैल्साइन जिप्सम बोलते हैं। इसको बोलते हैं कैल्साइन जिप्सम। ठीक है, कैल्साइन जिप्सम। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा क्या बनता है? इसके अंदर है क्या? नहीं। तो आंसर क्या होगा बच्चे? सी इज द राइट आंसर। यानी कैल्साइन जिप्सम ही एक ऐसा कंपोनेंट है या ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। बाकी इन तीनों के अंदर ये पाया जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? मजा आ गया क्वेश्चन में? बहुत बढ़िया। चलो अब मजे वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, करो बच्चे। अब आया मजा। मैंने बोला जैसे पहले आसान लेके चलेंगे फिर हार्ड तो हो जाएंगे। क्वेश्चन सारे पेपर में आएंगे, उसकी टेंशन ना लेना। इसी टाइप के क्वेश्चन सारे पेपर में आएंगे। ये मान लो यही छप के आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना, अप्रोच समझना, रटना मत। चलिए बात करते हैं इसकी। तो इसमें तुम बात कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 की, और जिसमें हम बात करेंगे, देखिए इसमें एक ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ में पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम डिकम्पोजिशन किसके अंदर हो रही है? क्या हो रही है? मैक्सिमम डिकम्पोजिशन किसके अंदर हो रही है? अब पढ़ना पड़ेगा हमें तो ये। तो भाई स्टूडेंट एडिड 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टूडेंट क्या कर रहा है? 10 ग्राम यानी 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को ले रहा है, कंटेनर में बना रहा है, टाइटली स्टार्टेड द हीट, और उसको क्या कर रहा है? हीट कर रहा है। और आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जब क्या होता है? हीट होता है, तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया। तो देखते हैं आगे। तो हीट कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, कुछ टाइम बाद इंक्रीज करते हैं जब प्रेशर, ऑब्जर्व द प्रेशर, रीडिंग द नोट एंड इंटरवल ऑफ टाइम, 5 मिनट के बाद प्लॉटेड द अगेंस्ट ग्राफ। उसके अकॉर्डिंगली ये ग्राफ बनाया गया है आपका। ये ग्राफ इसको समझते हुए बनाया गया है। अब आपसे पूछा कि मैक्सिमम जो है डिकम्पोजिशन कहाँ पे हो रही है? मैक्सिमम डिकम्पोजिशन कहाँ पे हो रही है? डिकम्पोजिशन मतलब जो इसका मैक्सिमम पार्ट है वो कितने प्रेशर पे टूटेगा? तो देखो यहाँ पे तुम देख रहे हो टाइम के साथ साथ ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे 5 मिनट हो रहे हैं, तो ये बोला कि 5 मिनट के इंटरवल में, यानी यहाँ से पहले, ठीक है, 5 मिनट के इंटरवल में, तो ये आपको बताना है कि ये जो है ना इंटरवल 5 मिनट के अंदर प्लॉट हो रहे हैं, ये ग्राफ 5-5 मिनट के अंदर ये प्लॉट हो रहे हैं। अब आप यहाँ देखो, इसे 5-5 मिनट के अंदर पहला ग्राफ तो ये बन रहा है,
पहला स्लोप ये बन रहा है, इतना ही बड़ा स्लोप, ये इतना बड़ा स्लोप दिख रहा है तुम्हें। अब ये टाइम और प्रेशर का स्लोप है, यानी जितना देखो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि टाइम ज्यादा ले रहा है, कम प्रेशर में ज्यादा टाइम ले रहा है, तो बेसिकली उसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मैं तुम्हें पहले इसका मतलब बताता हूँ स्लोप का क्या होता है। देखो यहाँ पे एक स्लोप तुम्हें ये दिख रहा है, एक स्लोप तुम्हें इतना दिख रहा है, 3 ये दिख रहा है, एक स्लोप तुम्हें ये दिख रहा है। अब अगर मैंने तुम्हें ध्यान से देखना है तो 1 2 3 4 डब्बे सर, यहाँ तो 4 डब्बे हैं, यानी इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप की लेंथ क्या है, ज्यादा है। सर 1 2 3 इसका तो स्लोप ही कम है, इसका क्या कम है, स्लोप कम है, और ये सर बिल्कुल ही लेट गया, इसमें तो एक ही कर रखा है, यानी यहाँ पे डिकम्पोजिशन कम हो रही है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो यहाँ पे डिकम्पोजिशन क्या हो रही है, जनरली कम हो रही है। अगर तुम ऐसे समझाओ तो मजा ही आ जाए। यहाँ डिकम्पोजिशन क्या हो रही है, बहुत कम हो रही है। यहाँ डिकम्पोजिशन क्या हो रही है, बहुत कम हो रही है। बात समझ में आ रही है, देखो इतनी सी डिकम्पोजिशन हो रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सर यहाँ पे कितनी हो रही है, तो यहाँ डिकम्पोजिशन इतनी हो रही है, यहाँ कितनी हो रही है, यहाँ से डिकम्पोजिशन इतनी हो रही है। अब आप मुझे बताओ स्लोप किसको बता रहा है, डिकम्पोजिशन को तो बता रहा है कि इतने इतने मिनट में ये ऐसे ऐसे टूट रहा है, तो ये इतने प्रेशर पे एक एटीएम पे आगे क्या कर जाता है, टूट जाता है। ठीक है, इतने टाइम इंटरवल है। यानी अगर हम बात करें इसमें तो सबसे ज्यादा डिकम्पोजिशन किस टाइम इंटरवल में हो रहा है, देखो 15 से 20 मिनट तो है ही नहीं उसमें ऑप्शन में, तो आंसर क्या टिक लगाओगे, 10 से 15 मिनट भी नहीं है ऑप्शन में, सॉरी है ऑप्शन में 10 से 15 मिनट, लेकिन इसका स्लोप कम है ना, यानी इसमें डिकम्पोजिशन कम हो रही है सर, इसमें इससे भी कम हो रही है। सबसे मतलब सॉरी सबसे ज्यादा जो डिकम्पोजिशन हो रही है वो इसके अंदर हो रही है, ठीक है, फिर इसके अंदर हो रही है, सबसे कम इसके अंदर हो रही है। तो सबसे ज्यादा डिकम्पोजिशन किसके बीच में हो रही है, आपके इसके बीच में, यानी 0 से लेके 5 का इसका आंसर होगा, इसमें सबसे ज्यादा डिकम्पोजिशन हो रही है। अगर कुछ भी नहीं तो ये से समझ लो 1 2 3 4 बॉक्स आ रहे हैं सर इसके अंदर, इसके अंदर 4 बॉक्स आ रहे हैं, 4 डिब्बे, इतना ज्यादा एरिया घेर रहा है। ये 1 2 3 ही डिब्बों में समेट जा रहा है ये वाला, है कि नहीं है, वो तो एक ही डिब्बे में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, समझाने का एक तरीका है कि इसको आपकी स्लोप को देखना है, जिसकी जितनी ज्यादा स्लोप उसकी उतनी ज्यादा वो जल्दी क्या हो रहा है, ज्यादा की ज्यादा डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्या हो रहा है उसमें, उतना ही ज्यादा डिकम्पोजिशन हो रहा है। बात समझ में आई? अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो नीचे पूछ लेना, बस यहाँ से ये समझ लेना कि जितना स्लोप होगा ये उतना ही हमारा क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आ गया इस क्वेश्चन में। चलिए समझ में आगे बात, तो जितना बड़ा स्लोप, जितना ऊपर तक स्लोप जाएगा उतनी ही ज्यादा डिकम्पोजिशन होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए बात कीजिए इसकी, मतलब पढ़िए एक बार इसको, देखे इसकी बात करते हैं फिर। इसमें कह रहा है कि ये गैस है ए, इस रिएक्टेंट में, अभी तक जो पीछे रिएक्टेंट हुई थी, अभी आपकी जो पीछे ये हुई थी ना एक रिएक्शन, इसमें गैस ए है, ये हमारी गैस ए मान लो, इसको क्या मान लो, गैस ए है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है। देखो कैसे रिएक्टेंट है, आया था, मतलब यूज करेंगे हम। अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस, ये क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस करता है, अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसके प्रेजेंस में आके, सनलाइट के प्रेजेंस में आके। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या करता है, एक मतलब गैस ए है मान लो, अभी चलो गैस ए है, जो क्या करता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस करता है, ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस करता है, फोटोलाइसिस तो बायोलॉजिकल प्रोसेस ही नहीं है, तो बच गए 3। और ये कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के रिस्पेक्ट में वो क्या करता है, आपका क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के रिस्पेक्ट में वो रिएक्शन करता है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस का नाम बताएं। देखो ट्रांसपोर्टेशन में तो प्रोसेस में सनलाइट की जरूरत नहीं होती, नहीं रेस्पिरेशन में सनलाइट की जरूरत होती है। फोटोसिंथेसिस में किसकी जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है। जनरली तुम्हें गैस ए पता भी ना होना तब भी तुम इसका आंसर बता सकते हो, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट केवल फोटोसिंथेसिस में होती है, और यही एक लौता बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। फोटोलाइसिस बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होता, ये डिकम्पोजिशन होती है, लेकिन ये बायोलॉजिकल प्रोसेस से नहीं होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 4 पढ़िए ध्यान से बेटे। कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड किसमें टूटेगा, कैल्शियम में, बाय द हीटिंग ऑफ सोडियम मेटल, किसकी वजह से, सोडियम मेटल की वजह से। ठीक है, विद सोडियम मेटल, नहीं हीट करेंगे जब उसे विद किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। इसकी चलो रिएक्शन लिखते हैं, देखो मजा आएगा। इसकी रिएक्शन अगर मैं लिखता हूं तो क्या हो जाएगी इसकी रिएक्शन, ध्यान से देखो। कैल्शियम ऑक्साइड है आपके पास, ये रिड्यूस होगा, क्या करेगा, कैल्शियम में तोड़ेगा, किसमें टूटेगा, कैल्शियम ऑन द हीटिंग विद सोडियम मेटल, और ये क्या करेगा, सोडियम मेटल के साथ हीट होगा। क्या होगा, ये सोडियम मेटल के साथ हीट होगा। और आपको पता है जब भी ये सोडियम मेटल के साथ हीट हो गया, सोडियम मेटल क्या करेगा, इसकी रिएक्शन कर लेगा अपने साथ, यानी बेसिकली ये सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, N2O, ठीक है, प्लस कैल्शियम रिलीज हो जाएगा।
अब ये कह रहा है कि आपका जो है ना, ये आपका जो ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या रिड्यूस कर रहा है? कैल्शियम रिड्यूस कर रहा है। क्या रिड्यूस कर रहा है? कैल्शियम। तो अब ये पूछ रहा है कि इस कंपाउंड में वुड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा इस प्रोसेस में जो हो रहा है ना, इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो ऑक्सीडाइज करता है, यानी इसका देखो ऑक्सीजन जा रहा है ना, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। इसलिए रिड्यूस कर रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। और जो रिडक्शन करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ध्यान से सुनना। देखो ऑक्सीजन जाता है तो बच्चे क्या होता है? रिडक्शन होता है। और रिडक्शन जिसका हो उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बात समझ में आ रही है आपको? यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड ही हमारा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आए? ठीक है, तो यहाँ से ये इस तरीके से रिएक्शन हुई और हमने ये इस तरीके से समझा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। मार्बल स्टैचू है हमारे पास, ये कोरोड हो गया, खराब हो गया। कैसे खराब हुआ ये देखना है। देन वाई द रेपिडली इनटू कांटेक्ट विद पॉल्यूटेंट रेट। यहाँ इसके ऊपर क्या हुई? पॉल्यूटेंट रेट हुई। कहने का मतलब कि बारिश हुई। ये आपका मार्बल है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसके ऊपर जब बारिश हुई तो पॉल्यूटेंट किसकी वजह से? वाटर की वजह से, रेन की वजह से। ये क्या हो गया? ये थोड़ा अच्छे स्ट्रक्चर में था तो बिल्कुल खराब हो गया है। अब ऐसा क्यों हुआ? डिकम्पोजिशन हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का? यहाँ नहीं सर, डिकम्पोजिशन का कोई मतलब ही नहीं बनता। पॉलेंट वाटर इज बेसिक। पॉलेंट वाटर बेसिक नेचर का होता है? नहीं सर, पॉलेंट वाटर बेसिक का नहीं होता, बल्कि पॉलेंट वाटर जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, चैप्टर 2 में आपको ये बात बताई जाएगी क्यों होता है। हैंस इट रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए वो किसके साथ रिएक्ट करता है? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, जिस कारण से आपको ये कोरोजन देखने को मिलेगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन वाटर, जब डिसॉल्व करेंगे तो गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। नहीं सर, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी आंसर हमारा क्या है? सी इज योर राइट आंसर। बात समझ में आई बच्चों? बहुत बढ़िया। अगर कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, उसका भी आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जिसके हमें स्टेटमेंट के बाद डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर, मतलब सब्जेक्टिव टाइप के। अब आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको उसकी आंसर लिखना है। स्टेटमेंट का क्या लिखना है? आपको आंसर लिखना है। तो आप 2 मिनट पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। पढ़ लिया आपने? बहुत बढ़िया। देखिए ये जो है ना आपका, इसमें एक बार मैं ये समझा देता हूं कि ये आपकी एक रॉड है ग्रेफाइट की, ठीक है, और ये एनोड है। कैसी है ये? एनोड रॉड। एनोड जो होता है आपका वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। और कैथोड रे होती है आपकी नेगेटिव। कैसी होती है आपकी? नेगेटिव। इस बात को समझ लेना। ये वाटर है और वाटर इसमें इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है। वाटर क्या हो रहा है इसमें? इलेक्ट्रोलाइज। पानी जब इलेक्ट्रोलाइज होता है तो वो 2 चीज में टूटता है। किसमें टूटता है? 2 चीजों में टूटता है। पानी इलेक्ट्रोलाइज जब हम करते हैं तो वो 2 चीजों में टूटता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किसमें टूटता है आपका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, जब हम इसे इलेक्ट्रोलाइज करेंगे ना तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बात समझ में आ रही है? किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। वैसे तो इलेक्ट्रोलाइज में H+ आयंस आता है, ठीक है, और आपका आता है OH नेगेटिव आयन। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपका ये जो है ना अभी H2, ये किसमें टूटेगा? इसमें एक तरफ यहाँ पे होगी आपकी ऑक्सीजन गैस। कौन सी होगी? ऑक्सीजन गैस। और एक तरफ आपकी यहाँ पे होगी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? H2O बनता है। क्या बनता है? H2O बनता है। तो बात समझ में आ रही है? जब हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो भी क्या बनता है हमारा? H2O। तो दोनों इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस के दौरान मिलते हैं। ठीक है, ये भी होता है, ये भी होता है। अभी इसकी बात नहीं करेंगे आयंस की, अभी हम इसकी बात करेंगे गैसेस की। तो ये दोनों गैसेस मिलकर पानी बनाती है। तो हमने क्या किया कि पानी को इलेक्ट्रोलाइज किया, रिवर्स किया प्रोसेस को, और फिर हमने क्या देखा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारी यहाँ पे बन रही है। अब ये बता रहे हैं कि देखिए ऑक्सीजन किस पे रहेगी? हाइड्रोजन। देखो ऑक्सीजन जो है ना आपकी, ऑक्सीजन वो जनरली आपकी किस पे रहती है? एनोड वाली साइड पे रहती है। किस पे रहती है? एनोड। क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जो कि किससे जुड़ जाता है? एनोड से। एनोड क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होती है, जिस वजह से ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ऐसी कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे दोनों जुड़ जाते हैं। नहीं, हाइड्रोजन गैस आपकी कहाँ पे होगी? कैथोड पे, और ऑक्सीजन गैस आपकी कहाँ पे होगी? एनोड पे होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आपको? इस तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को करते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेम द गैस इन्वॉल्व्ड एट कैथोड एंड एनोड। देखो एनोड पे कौन सी रहेगी आपकी? हाइड्रोजन गैस रहेगी। एनोड पे कौन सी रहेगी आपकी?
ऑक्सीजन गैस रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव गैस होती है इसलिए एनोड पे आएगी, हाइड्रोजन पॉजिटिव होती है इसलिए कैथोड पे आ जाएगी, स्टोर हो जाएगी। वाई वॉल्यूम ऑफ वन गैस कलेक्ट एट वन इलेक्ट्रोड एंड डबल। देखिए मैंने आपको एक रिएक्शन यहाँ पे दिखाई थी, इस रिएक्शन में नोट क्या होगा कि हमें हाइड्रोजन का तो वॉल्यूम कितना मिल रहा है, पानी जब टूटेगा आप मान लो, पानी जब ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कितना देगा, 2 मॉलिक्यूल, यानी हाइड्रोजन 2 मिलेंगे और ऑक्सीजन कितना मिलेगा 1, यानी हाइड्रोजन जनरली इससे डबल होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, इससे डबल होता है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जनरली कैसा होता है, डबल होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है हमें ऐसा क्या, कौन सा इलेक्ट्रॉन, देखो वाई वॉल्यूम ऑफ वन गैस, एक वॉल्यूम ज्यादा क्यों है, कलेक्ट द इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन इज डबल एनर्जी। ठीक है, डबल ऑफ एनोड, तो एनोड से जो दूसरा कैथोड का हाइड्रोजन गैस है वो जनरली ज्यादा मॉलिक्यूल कैसे रहता है, तो उसका समझ में आया ना। क्योंकि भाई अगर हम बात करें ना इसके एटम के बारे में, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास ऑक्सीजन 2 है और ये हाइड्रोजन 2 थे, दोनों मिलाएंगे 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। इसका जो मास बाय वॉल्यूम है ना वो ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बैलेंसिंग करने के बाद हमने देखा कि इसको स्टोइकियोमेट्री कितनी है 2, तो यानी जनरली में दो मोल लेने पड़ेंगे किसके, हाइड्रोजन के। ठीक है, अभी आप इतना समझ लीजिए कि सर यहाँ पे 2 है ना, तो ये 2 इसके 2 मोल को ये जो 2 है ना इसके वॉल्यूम को डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 वॉल्यूम है, यहाँ पे 1 वॉल्यूम है, तो ये डबल है इसीलिए इससे। ठीक है, तो जब ये टूटता है तो ये डबल में ही कॉन्स्टिट्यूट होता है, अलग अलग टूटता है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, व्हाई आर फ्यू ड्रॉप H2SO4 एडेड इज प्योर वाटर। अगर हम बात करें प्योर वाटर की, एक ऐसे पानी के बारे में, एक प्योर वाटर, देखो पहले तो 2 तरीके के पानी होते हैं, एक प्योर वाटर होता है जिसमें पानी H2O भी होता है और मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, एक होता है डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर में केवल क्या होते हैं आपके H2O होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम किसके अंदर मिलाएं, अगर हम कुछ ड्रॉप किसके अंदर मिलाएं, प्योर वाटर के अंदर, तो क्या होगा, मतलब अगर कुछ ड्रॉप हम प्योर वाटर के अंदर मिलाते हैं तो क्या होगा, ये क्या है आपका H2SO4 H2SO4 है, ये क्या है आपका H2SO4 है। बात समझ में आ रही है, क्या है आपका H2SO4, देखो ध्यान से, H2SO4 एडेड अ प्योर वाटर में, इसे प्योर वाटर में क्या किया है, एडेड। तो कुछ नहीं होगा सर, धीमे धीमे क्या हो जाएगा प्योर वाटर में, तो ये हम एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे, मतलब प्योर वाटर में जो ये होगा ना H2SO4 ये आयनाइज हो जाएगा, यानी अच्छे से आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इनके लिखे हुए हैं तीनों के। देखिए फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4 एडिंग अ मेन वाटर एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, किसके यूज हो जाएगा वो, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट के लिए उसको आप यूज कर सकते हो। बट आप डिस्टिल्ड वाटर अगर लेते हो तो ये प्योर कंडक्टर होता है जिसमें आयंस नहीं होते। देखिए डिस्टिल्ड वाटर में क्या नहीं होते, आपके आयंस नहीं होते, जिस वजह से आपको क्या मिलेगा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। लेकिन नॉर्मल वाटर में, ठीक है, few drops of H2SO4 are added to make the water conduct electricity as distilled water is a pure। ठीक है, ठीक है, क्या होगा इसमें, जो कंडक्टिविटी होगी ये इसमें क्या होगी, ठीक है, वो पुअर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, पुअर, यानी पुअर इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी, पुअर कंडक्टिविटी हो जाएगी आपकी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, और कौन सा आंसर था हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए विल ऑफ टेस्ट इज गैस, अगर हम टेस्ट करें तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी एनोड के पास, और उसमें क्या होगा, एनोड के पास कौन सी गैस होगी आपकी, एनोड के पास आपकी ऑक्सीजन की गैस होगी। और उसको टेस्ट कैसे करेंगे, जब भी आप ऑक्सीजन की गैस को टेस्ट करना चाहते हो ना, अगर आपको ऑक्सीजन की गैस को क्या करना है, टेस्ट करना है, आपको ऑक्सीजन की गैस जो है हमारी, ऑक्सीजन की गैस जो है हमारी, अगर उसको टेस्ट करना है, ठीक है, ऑक्सीजन की गैस को अगर आपको टेस्ट करना है तो उसके लिए क्या करना होता है पता है, कि आप ना ऐसे मतलब कोई जलती हुई चीज ले जाओ, उसका स्प्लिट ले जाओ, या फिर कोई माचिस की तिल्ली ले जाओ, उसके पास ऐसे ले जाओ पास में, ठीक है, स्पिंचर ले जाओ। तो माचिस की तिल्ली, स्पिंचर क्या होता है ना, माचिस की तिल्ली को ही बोलते हैं। तो वो अगर उसको ले जाओगे ना तो यहाँ से क्या होने लग जाएगा, वो जलने लग जाएगी। उसकी फ्लेम पहले थोड़ी सी होगी, जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ले जाओगे उसकी फ्लेम बढ़ जाएगी, उसकी फ्लेम ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी फ्लेम इंक्रीज कर जाएगी, जिस कारण हम ये चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई उसमें से क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन। इस टेस्ट ट्यूब में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है हमें, इस टेस्ट में क्या स्टोर हो रहा है, ऑक्सीजन। ऐसे कैथोड में जो मिल रहा है, यानी हाइड्रोजन कैथोड में मिल रही है, क्या मिल रही है इसमें, हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन जनरली क्या करेगी, कैसे टेस्ट करें कि ये ना पॉप साउंड करती है, हाइड्रोजन जलने पे कैसी साउंड करती है, पॉप साउंड। ठीक है, जनरली पॉप साउंड करती है, यानी अगर तुम फ्लेम, वही फ्लेम तुम यहाँ ले जाओगे ना, तो यहाँ पॉप 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 करके वो तुम्हें देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन किसमें फूटती है, एकदम पॉप साउंड करके फूटती है। ठीक है, क्योंकि ये भाई हाईली क्या होती है, रिएक्टिव गैस होती है, और जब ये ऐसी के जल्द फायर के कांटेक्ट में आते हैं तो फट जाती है एकदम से। ठीक है, जिसके वजह से पॉप साउंड इसका रिलीज होता है।
तो यहाँ तुम इस तरीके से इसको टेस्ट कर सकते हो। कैथोड पे कैसे टेस्ट कर सकते हो, हाइड्रोजन को पॉप साउंड से और ऑक्सीजन को कैसे, हाई फ्लेम से। कैसे करके, हाई फ्लेम, यानी इसमें जनरली क्या आ जाएगी, जो फ्लेम होगी तुम्हारी वो हाई हो जाएगी, बहुत भड़क जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। बाकी मैंने इसके आंसर्स लिख दिए हैं सभी के, तो आप यहाँ से इसके आंसर पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे एकदम बढ़िया से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या कह रहा है कि हमारे पास मैग्नीज ऑक्साइड है। क्या है हमारे पास, मैग्नीज ऑक्साइड है, और उसमें हम क्या मिला रहे हैं, HCl मिला रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कौन से टाइप की रिएक्शन है, किस टाइप की रिएक्शन है। देखिए आपने पढ़ा होगा जो मैग्नीज है, मैग्नीज ऑक्साइड जब वो HCl से रिएक्ट करती है तो वो बनाती है आपकी मैग्नीज क्लोराइड। क्या बनाती है आपकी, मैग्नीज क्लोराइड। और साथ में क्या बनाती है, मैग्नीज क्लोरीन, मतलब सॉरी, मैग्नीज क्लोराइड बनाती है और क्लोरीन गैस रिलीज होती है, और साथ में क्या बनाती है वो, H2O। क्या बनाती है वो, H2O, ठीक है। तो ये आपकी एक रिएक्शन है। अब जब बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है आपकी, ये रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स वाले टॉपिक में आप पढ़ते हो ना, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है भाई। तो ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है MnO2 प्लस HCl, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्लोरीन प्लस H2O, ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, हमारी रिएक्शन जो है ये है हमारी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया, सबको बढ़िया से बताया सबने, ठीक है। अब यहाँ देखो ये जो है ना, और मैग्नीश, ये यहाँ पे ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, यानी मैग्नीशियम का क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है यहाँ पे, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन को लूज करेगा, मैग्नीशियम किसको लूज करेगा, ऑक्सीजन को लूज करेगा, तो जब ऑक्सीजन हटता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन, ठीक है। जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो बच्चे उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और जो उसको रिमूव कर रहा होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी यहाँ पे तो हो तो रिडक्शन रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन हो रहा है सर, लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे इसको हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे इसे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत बढ़िया सर, चलिए देखते हैं और आगे क्या है। तो ये हमारी ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन कौन कराता है, ऑक्सीडेशन कौन कराएगा बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है आपको, बताइए, बात समझ में आ रही है आपको। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आप ऐसे बता सकते हो कि कौन सा ऑक्सीडेशन हुआ और कौन सा क्या हुआ, रिड्यूसिंग हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ से आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात की जा रही है, ब्लीचिंग पाउडर। विच कंपाउंड रिएक्ट विद क्लोरीन, कौन सा कंपाउंड क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। तो भाई देखो, क्लोरीन से कौन रिएक्ट करता है, कौन करता है, कौन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है, क्या करता है, जब ये क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। क्या मिलता है आपको, ब्लीचिंग, यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन गैस, ठीक है भाई। तो यहाँ पे तो मैं इस तरीके से देखने को मिलेगा कि अगर आपका जो आंसर है विच कंपाउंड, तो कंपाउंड कौन सा यूज करोगे आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करोगे क्लोरीन से रिएक्शन कराने के लिए, तो ही आपको क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, ब्लीचिंग पाउडर। तो लिख लेना इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। बात समझ में आ गई। तो आपका ये थर्ड भी क्वेश्चन करा दिया ना, और ये भी हो गया। देखिए, व्हाट विल हैपन इफ वी टेक अ ड्राई HCl इंस्टेड द एक्वस। देखो भाई, पहली बात, ड्राई HCl के अंदर आयंस नहीं होंगे। आयंस क्या नहीं होंगे, आयनाइज नहीं होगा ये। और जब ये आयनाइज नहीं हो, जब इसके अंदर आयंस नहीं होंगे, इसके अंदर H+Cl नेगेटिव आयंस नहीं होंगे ना, तो जनरली ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब रिएक्शन भी नहीं होगी इसके अंदर, इससे कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, कुछ करेगा ही नहीं। ड्राई HCl कुछ नहीं करेगा आपका, एसिडिक नेचर भी शो नहीं करेगा वो, ठीक है। तो ड्राई HCl तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब एक्वस मिला दोगे ना, तो भाई एक्वस की कंडीशन में क्या करेगा, एक्वस कंडीशन में उसके पास वाटर आ जाएगा, और वाटर उसको क्या कर देगा, रेडॉक्स के लिए रेडी कर देगा। क्या बना देगा उसको, रेडॉक्स के लिए रेडी कर देगा। बात समझ में आ रही है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये रहे इसके आंसर, ठीक है। सभी आंसर्स को आप देख लीजिएगा, मैंने सारे आंसर इस पीडीएफ में पीछे ऐड कर दिए हैं, तो आपको मिल जाएंगे।
एक क्वेश्चन, एक चीज और थी उसमें, वो था आपका व्हाट इज द कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या था, तो यहाँ पे लिख दिया था मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या है आपका, ब्राउनिश ब्लैक। तो इसे लर्न कर लेना भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या है आपका, ब्राउनिश ब्लैक है। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ने के लिए दे रहा हूँ टाइम, और पढ़िए आप इसे। ठीक है भाई, पढ़ लिया आपने। तो ये जस्ट कार के बारे में कह रहा है, और ये आपकी रिएक्शन यहाँ पे बताई गई है, इसमें ये रिएक्शन है आपकी, इसको हमें बनाना है। ठीक है, पढ़ लिया आप सभी ने, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, देखो ध्यान से। अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं तो ये रिएक्शन हो रही है, यानी ये हमारा एक कंपाउंड है जिसे ऑक्टेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ऑक्टेन। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड का नाम क्या है, ऑक्टेन। ऑक्टेन किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के। और मैंने बताया था जब भी कोई गैस किसी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है, बर्न होती है, और हमें क्या देती है, एनर्जी देती है, हीट देती है, ठीक, कंबशन रिएक्शन होगी तो उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दो चीजें जनरली आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या देखने को मिलेगी आपको, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो एक्स वाई क्या है हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। तो इस रिएक्शन में हमने ये देखना है, क्या क्या देखना है इसमें, कि क्या हमें मिलेगा, यानी एक्स और वाई को आपको इसमें बताना था। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अगर बी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। भाई कौन से टाइप की रिएक्शन है ये, कंबशन फ्यूल के हिसाब से कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो इसमें से हीट मिलेगी, तो इसमें से हीट मिलेगी यानी इससे हीट रिलीज होगी। और जब हीट रिलीज होगी आपकी, जब क्या रिलीज होगी आपकी, हीट रिलीज होगी, तो वो आपकी कहलाती है, क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्या कहलाती है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ में आई आपको, सी ऑप्शन की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन। इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे अगर हम एनर्जी के लिए बात करें तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस आपका सही कहलाएगा। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, मतलब इसके अकॉर्डिंग, जो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें देखनी है। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस में, तो सर फोटोसिंथेसिस तो एनर्जी लेता है, सनलाइट से क्या लेता है, एनर्जी लेता है, तो लेने वाले को तो एंडोथर्मिक कहते हैं। ये तो एंडोथर्मिक हो गया, क्या हो गया ये, एंडोथर्मिक हो गया सर, ये तो एंडोथर्मिक हो गया। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी, भाई हम तो हीट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो हम हीट रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का तुमने देखा होगा तो गरम गरम हवा छोड़ते हैं ना, तो वो गरम हवा मतलब हम हीट रिलीज करते हैं, यानी ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। देखो ध्यान से, कैसी रिएक्शन होती है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये नहीं है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं यानी डिकम्पोज करते हैं किसको, वेजिटेबल मैटर को, तो पता है ना आपको, एक गैसेस रिलीज करता है, गैसेस के साथ साथ हीट भी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है ये, हीट, यानी ये भी हमारा क्या कहलाएगा भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगी हमारी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत बढ़िया सर। डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, अगर हम फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन करते हैं तो इसमें आपको जनरली नहीं देखा जाता। ठीक है, ये हमारी, इसमें कोई भी हीट रिलीज नहीं होती है। डिकम्पोजिशन तो होती है रिएक्शन, लेकिन इसमें कोई हीट रिलीज नहीं होती आपकी। बात समझ में आई। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं, तो पहला बोल रहा है व्हाई इज देयर रिच स्मोक इन एग्जॉस्ट, क्यों बहुत ज्यादा स्मोक रिलीज होता है एग्जॉस्ट में, मूविंग द ट्रक्स एंड रूट्स। देखिए ज्यादा एग्जॉस्ट मतलब ज्यादा स्मोक रिलीज होने का कारण है, जैसे धुआं छोड़ते हैं ना गाड़ी वगैरह, तो उसका कारण है कि उसे सप्लाई ऑक्सीजन की सही से नहीं मिल रही। और जब धुआं ज्यादा जा रहा है तो मतलब ये है कि आपकी जो उसमें फ्यूल जल रहा है, फ्यूल जो फायर हो रहा है, जो कंबशन प्रोसेस हो रहा है, उसमें उसे अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो वो अच्छे से कंबशन नहीं हो रहा है, यानी इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। क्या हो रहा है उसमें, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, जिस वजह से आपको क्या देखने को मिलता है उसमें, जनरली धुआं देखने को मिलता है, काला सा धुआं उसमें देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, Why does N2 are not take part of combustion? क्यों कंबशन में कभी भी N2 का इस्तेमाल नहीं होता है या N2 का नहीं ले रहा? क्योंकि N2 ना इनर्ट होता है। इनर्ट मतलब होती है कि जो किसी से रिएक्शन ना करे, तो ये रिएक्शन जनरली करता नहीं है। नाइट्रोजन जनरली रिएक्शन करता नहीं है, इनर्ट होता है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, 3 पॉजिटिव होते हैं, तो ये रिएक्शन नहीं करता ज्यादातर। ठीक है, 3 नेगेटिव होते हैं वैसे के, तो ये रिएक्शन नहीं करता। 5 ना इसके, 2 7 7 नंबर पे होता है, तो 7 नंबर पे इसके 3 नेगेटिव होते हैं, बट ये जो है ना रिएक्शन नहीं करता किसी से। ठीक है,
क्या नहीं करता, ये रिएक्शन नहीं करता, इनर्ट होता है, जिस वजह से अगर हम कॉम्बिनेशन में नाइट्रोजन का यूज करते हैं तो उसमें रिएक्शन जनरली देखने को नहीं मिलती है। चलिए बात समझ में आई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके इसके आंसर दे रखे हैं मैंने, ठीक है, आप इसके आंसर यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब आपका ये जो क्वेश्चन आ गया इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है और इतना बड़ा स्टेटमेंट है, तो ये भी एक केस बेस्ड स्टडी है, बट इसमें कोई डाटा या एनालिटिक चीजें नहीं दे रखी, ये भी एक टाइप का क्या है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं और कुछ ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए बात समझ में आ रही है आपको, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर ए की बात करें तो इसमें एक्स वाई और जेड, अच्छा भाई अब इसमें एक्स वाई और जेड दे दिए तो पढ़ना पड़ेगा हमें। When a mixture of gas X, जब कोई मिक्सचर करेंगे X और Y का, इन दोनों गैस का हम मिक्सचर करते हैं, कंप्रेस करते हैं इसे 300 atm के प्रेशर पे, देन पास ओवर द कैटलिस्ट, इसमें से कैटलिस्ट पास करते हैं इसे जिंक ऑक्साइड को और क्रोमियम ऑक्साइड, ये 2 कैटलिस्ट हैं जो इसमें से पास किया जाएंगे, 300 atm का इसमें प्रेशर दिया जाएगा X और Y दोनों गैसेस का, हीट करने पर टेम्परेचर कितना दिया जाएगा, 300 डिग्री पे टेम्परेचर पे हीट करेंगे हम इसे, क्या करेंगे हम इसे हीट भी करेंगे, तो ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड Z में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें Z में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड Z, यानी X और Y को लिया हमने, 300 atm का प्रेशर दिया, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, जिंक ऑक्साइड के प्रेजेंट में और क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंट में, Cr2O3 शायद है ना, तो इसके प्रेजेंस में हमने दिया, और क्या दिया हमने, हीट भी दी इसको, मतलब इतना सारा तामझाम देने के बाद ये दोनों रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट होंगे, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो ये होगा हमारा, क्या मीथेन के टाइप का कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो इसमें बनेगा। तो X इज हाईली पॉइजनस, X क्या होता है, ये पॉइजनस होता है, हाईली क्या होता है, पॉइजनस होता है भाई, हाईली पॉइजनस है ये X, ठीक है, गैस है, विच इज फॉर्म टू एप्रोप्रिएबल अमाउंट, और ये क्या निकलती है, एप्रोप्रिएबल अमाउंट ऑफ बर्न फ्यूल, कब कहाँ से निकलती है, बर्न, जब हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो वहां से क्या निकलती है, ये गैस निकलती है, और जनरली बहुत ही ज्यादा क्या होती है, पॉइजनस होती है। देखो मैं बताता हूँ, जो पॉइजनस गैस होती है वो CO होती है, ये पॉइजनस गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, और जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं तो उस जलाने के बाद कंबशन प्रोसेस के बाद हमेशा हमें क्या मिलती है, CO मिलता है, क्या मिलता है, CO मिलता है, कार्बन और ऑक्साइड मिलता है, जो सप्लाई लिमिटेड सप्लाई की एयर देती है, जब ऑक्सीजन की एयर लिमिटेड, अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, जैसा कि नॉर्मली मैंने तुम्हें अभी बताया था रिएक्शन में, लेकिन अगर ऑक्साइड लिमिटेड एयर है, एयर कम है, मात्रा कम है एयर की, तो क्या होगा, CO रिलीज होगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, देखा ना, इसलिए तो गाड़ियां पॉल्यूटेंट करती हैं, पॉल्यूशन फैलाती है, हमें नुकसान होता है, अस्थमा की बीमारी होती है, बहुत सारी बीमारी होती है, ब्रोंकाइटिस, तो सब इसी वजह से होती है, क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। अच्छा, वाई गैस कैन बी मेड बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड, वाई कौन सी गैस है, जो डाइल्यूट एसिड से हमें जनरली देखने को मिलती है, यानी जब हम डाइल्यूट एसिड को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, मेटल के साथ, तो ये आपने पढ़ा होगा, जब डाइल्यूट एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है ना, तो बच्चे हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस हमें जनरली देखने को मिलती है, तो यहाँ से हमें यानी वाई क्या हो गया हमारा, हाइड्रोजन गैस हो गया, वाई क्या हो गया हमारा, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, जब ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा Z बनेगा। अब Z क्या है, Z इज द लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज रिएक्ट टू सोडियम मेटल, जो किससे रिएक्शन कराएंगे, सोडियम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, क्या रिड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ से ये इनकी इक्वेशन बतानी है हमने, ZY क्या है, किस कंडीशन में कैसे रिएक्शन करना है ये बताना है, तो सर Z क्या होगा भाई, Z होगा हमारा मीथेन, Z क्या होगा हमारा, मीथेन का एक कंपाउंड, देखो मीथेन तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लिक्विड बोला है, तो लिक्विड बनता है मीथेन का क्या, केमिकल फॉर्मूला ये रहेगा स्ट्रक्चर, तो ये बनेगा हमारा, क्या बनेगा यहाँ पे हमारा, मीथेन, यानी ये बनेगा हमारा मेथनॉल, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, मेथनॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मेथनॉल, क्या बोलते हैं इसको, मेथनॉल। अब देखो कैसे है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, मेथनॉल, मेथेनॉल। अब ये क्या है, देखो जनरली हम देखते हैं CO और CO2 आपस में जब मिलेंगे, जब भी ये रिएक्शन करेंगे, ठीक है, और आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दे रखा है, इसमें पहले बता रखा है CH4 के नियर बाय होगा कोई, अब CH4 में O तो है नहीं भाई, इसमें तो O दे रखा है, उसमें तो O नहीं है ना, तो उस हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि ये जो है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, इसमें हम देख सकते हैं कि ये जनरली आपका CH3 और OH बनेगा, क्योंकि ये आपकी क्या आ जाएगी, एक लिक्विड भी है ना, ऑर्गेनिक लिक्विड में आता है, किसमें आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है, ऑर्गेनिक और लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा, क्या है ये, लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे हम, सोडियम से कराएंगे, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे हम, सोडियम से कराएंगे, ठीक है, सोडियम मेटल से, तो देखते हैं क्या होता है इसमें,
इसका आंसर मैंने लिख रखा था, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको ये हमारा CH3 है। ठीक है, CH मैं इसे अलग से नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए जब CH3 OH के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा, सॉरी CH3OH जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, Na के साथ, किसके साथ रिएक्शन करेगा, Na के साथ, वो कंपाउंड बनेगा CH3ONa। क्या कंपाउंड बनेगा, CH3ONa प्लस H2 गैस रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी इसमें से, H2 गैस रिलीज होगी। तो जनरली तुम्हें ये देखने को मिलेगा, बात समझ आ रही है, तुम्हें ये देखने को मिलेगा। कंपाउंड क्या देखने को मिलेगा, तुम्हें ये देखने को मिलेगा। आप इसको लर्न कर लेना अच्छे से, ख्याल रख लेना इस चीज को, कभी कभार ऐसी रिएक्शन आ जाती है। पासन भाई, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और मैं होप करता हूँ कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में। अगर नहीं आई तो आप मुझे प्लीज बताइए वो किस तरीके से, कैसे इस चीज को इम्प्रूव किया जाएगा, क्या चीज आपको मेरी वीडियोस में कम लगती है, और प्लीज इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही हम सारी सीरीज में चलते जाएंगे, सभी क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। मैं इन क्वेश्चन को बहुत ही रिसर्च और प्लानिंग के साथ लेके आता हूँ हर एक क्वेश्चन को, तो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट को समझते हुए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को हम अच्छे से करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट, प्रॉब्लम, परेशानी हो तो उसके लिए हम हैं। ठीक है, नीचे कमेंट में इसकी लिंक मिल जाएगी, उसे डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड स्कूल ग्रुप्स में। ठीक है बच्चों, चलिए।